हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और अभी तक तो पेट का पेपर जो चल रहा था उसके सीरीज में हम लोग थोड़े से व्यस्त थे और आज हम लोग फ्री हुए हैं। अब अपनी क्लास जो यूपी टेट और तमाम शिक्षक भर्ती से लेके सारी चीज़ें चल रही थी, सुपर टेट, सी टेट वगैरह, उसको हम फिर अब कंटिन्यू कर रहे हैं। रोज़ाना क्लास आपको टाइम से मिलती रहे, आपका नुकसान ना हो, इसलिए इस क्लास को फिर से जारी किया जा रहा है। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाएं पेड थी, इसलिए उस क्लास को लेना भी ज़रूरी था। अब यहाँ से कंटिन्यू क्लास आपकी ली जाएगी। तो अभी तक हम लोगों ने अधिगम के बारे में जान लिया था, उसके पूरे सिलेबस को, कि अधिगम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या किया था। अधिगम का एक पूरा यूनिट खत्म हो गया। अब हम आते हैं तीसरे यूनिट पे, बिल्कुल नए यूनिट पे। जो तीसरा यूनिट है आपका, उसका नाम है शिक्षण। अब शिक्षण के अंतर्गत बहुत सारे कार्य होते हैं, उसकी अवस्थाएं, उसकी विधिवत्ता, उसके कार्य, अलग अलग शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधियां, ये सारे शिक्षण के अंतर्गत आएंगे। तो हम एक एक करके एक एक स्टेप पढ़ते चलेंगे और आपको एकदम डिटेल से समझाते चलेंगे कि एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो आज हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक, थर्ड यूनिट के बिल्कुल नए टॉपिक, आपके शिक्षण से, जिसको अंग्रेजी में टीचिंग कहते हैं। तो अभी तक जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। क्योंकि आज के पेपर में दिया है कि जो आपका नवंबर के लास्ट तक लगभग होने वाला था टेट, वो आपका जनवरी या फरवरी में किया जाएगा। आज के पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, ऐसा करके विज्ञापन में आया है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं टीचिंग की। टीचिंग के भाई, टीचिंग में हम बात करते हैं अनुदेशन। अनुदेशन 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 जानते हैं? किसी को देख के सीखना। अनुदेशन किसका? अनुदेशन ब्लूम का। किसका? अगर पूछा जाए किसका अनुदेशन है तो आप बता सकें ब्लूम का। शिक्षण क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं शिक्षण क्या होता है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप हमसे सीख रहे हैं, तो ये क्या है? शिक्षण मतलब पढ़ाई का जो कार्य एक तरीके से दूसरे माध्यम में समझाया जाता है, एक शिक्षण विधिवत व्यवस्थित प्रक्रिया जो एक तथ्यों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से अगले वाले को समझाया जाता है, वो शिक्षण होता है, जिससे उसका सार्वजनिक विकास होता है। मतलब कहा जाए एक तरह से तो सर्वांगीण विकास होता है शिक्षण के माध्यम से। उसमें खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, मानसिक सांस्कृतिक प्रोग्राम, बहुत सारे क्रियाकलाप आते हैं, उससे मिलके ये शिक्षण बनता है। ये नहीं कि शिक्षण का बस पढ़ाएं हम और आप सीख रहे हैं, पढ़ाएं हम बस सीख रहे हैं, ये नहीं होता है। उसके अंदर शिक्षण के अंतर्गत सारी गतिविधियां आती हैं, पढ़ाई लिखाई, खेल वगैरह, सांस्कृतिक प्रोग्राम, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, बहुत सारी क्रियाएं हैं जो शिक्षण के अंतर्गत आती हैं। उसमें से हम क्या, किस चीज़ का अनुदेशन कर रहे हैं, किसका अनुदेशन कर रहे हैं, हम ब्लूम के टेक्सोनॉमी का अनुदेशन कर रहे हैं। तो ब्लूम के टेक्सोनॉमी के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि किस किस तरह से ये शिक्षण का स्तर जो है ये फंक्शन कर रहा है। तो सबसे पहले ब्लूम के टेक्सोनॉमी में 3 तरह के वर्ड होते हैं। एक है, पहला है ज्ञानात्मक। पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक, तीसरा है क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक। ये ब्लूम की टेक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है, अनुदेशन के अंतर्गत। तो ये 3 पार्ट इसके बताए गए हैं। पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा उसका पार्ट है भावात्मक, और तीसरा पार्ट है क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक। तो ये तीनों का अलग अलग तरह के हेडिंग होंगी, अलग अलग फंक्शन होगा और अलग अलग तरीके से ये वर्क करते हैं। किसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एग्जाम में बस 1 पॉइंट पूछता है, 2 पॉइंट पूछता है। और सी टेट के लिए जो स्पेशली सी टेट की तैयारी कर रहे होंगे, ये शिक्षण वाला जो यूनिट है उनके लिए रामबाण साबित होगा। तो इसको वो ध्यान देंगे। ज्ञानात्मक के अंतर्गत क्या आता है भाई? ये कहा जाता है ज्ञानात्मक के अंदर, ज्ञानात्मक इसके अंदर कोई समस्या होती है, कोई भी समस्या होती है तो इसको बौद्धिक तरीके से उस समस्या का समाधान किया जाता है। कोई भी एक समस्या होती है, उसका ज्ञानात्मक मतलब बौद्धिक तरीके से उस समस्या का समाधान किया जाता है, उसको ज्ञानात्मक कहा जाता है। इतना ध्यान रहे, बौद्धिक तरीके से किसी समस्या का समाधान करना ही ज्ञानात्मक कहा जाएगा। एक लिख दिया जाए, आपको समझ में आएगा।
बौद्धिक तरीके से समस्या समाधान, समस्या समाधान, ये होता है ज्ञानात्मक के अंतर्गत। अब ज्ञानात्मक के अंतर्गत कई हेडिंग है, 6 हेडिंग है। हम पहले की बात करते हैं। पहली हेडिंग के अंतर्गत क्या आएगा? ज्ञान। दूसरा क्या होगा? बोधात्मक। तीसरा क्या होगा? अनुप्रयोगात्मक, अनुप्रयोगात्मक। चौथा क्या होगा? संश्लेषण, संश्लेषण। पांचवा क्या होगा? विश्लेषण। याद रहे, ये कभी कभी ये अरेंज करने के लिए देता है। और लास्ट में मूल्यांकन। ये सारी हेडिंग ज्ञानात्मक के अंतर्गत आता है। एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? सबसे पहले तो ये सारी चीजें दी रहेंगी। पूछेगा कि इसको अरेंज करिए, तो इसको आपको अरेंज करना होता है कि किस तरह से आगे पीछे। तो ये सीरीज में इसी तरह से चलता है, आपको ध्यान रहे कि सीरीज में इसी तरह से चलता है और आपको अरेंज करना होता है। अब इसका एक एक पूछ देता है कि ज्ञानात्मक के अंतर्गत क्या होता है, बोधात्मक के अंतर्गत क्या होता है, अनुप्रयोगात्मक के अंतर्गत क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको एक एक वर्ड के बारे में उदाहरण के माध्यम से बताना होता है। तो ज्ञानात्मक क्या होता है? ज्ञानात्मक कमेंट के माध्यम से बताइए आप। ज्ञानात्मक वो चीज होती है जिसमें तथ्यों की सिर्फ जानकारी दी जाती है, ज्ञान कराया जाता है, किसी के बारे में बस बताया जाता है। उस तथ्यों की कहा जाए, तथ्यों की सिर्फ जानकारी, तथ्यों की जानकारी। इसमें सिर्फ तथ्यों की जानकारी, उसके बारे में बताया जा सकता। जैसे एक गाय है, गाय के बारे में विश्लेषण कर दिया गया कि उसके 4 पैर होते हैं, ठीक, एक पूंछ होती है, गाय जो होती है दूध देती है, ठीक, इसका चेहरा इस तरह से है, बड़ी सी होती है, इस साइड में होती है काली सफ़ेद, जो भी कलर बताते हैं ब्राउन वगैरह, वो सारी चीज़ें आप उसके बारे में बस बता देते हैं। उस तथ्य के बारे में, अब गाय के बारे में हमको पता चल जाता है, तो वो क्या है? ज्ञान हो गया, हमको उस गाय के बारे में ज्ञान हो गया। लेकिन गाय फंक्शन कैसे करती है, किस किस तरह से उसके अंदर एग्जामिनेशन होते हैं, कैसे कैसे वो दूध देती है, ये सारी चीज़ें हमको नहीं पता थी। बस इतना मोटी मोटा हमको बता दिया जाता है, गाय हैं, 4 पैर, 2 आँख, 2 कान, ऐसे ऐसे होता है, गाय का आकार ऐसे 4 होते हैं। तो ये क्या होता है? ज्ञानात्मक के अंतर्गत आता है। ये सिर्फ तथ्यों की, देख लीजिए, एक वर्ड मैं लिख रहा हूँ उससे आप समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है? तथ्यों की सिर्फ आपको जानकारी, ठीक। अब बोध का, जब आपको तथ्यों की जानकारी हो जाती है तो आपको क्या कहते हैं? बोध हो गया, जानकारी हो गई, उसके बारे में आपको पता चल गया, गाय के बारे में कि गाय ऐसे ऐसे होती है, तो उसे कहा जाता है आपको बोध हो गया। यानी तथ्यों का आपको अर्थ अब समझ में आ गया। जो तथ्य थे, बोध के अंतर्गत आप कहेंगे जो तथ्य थे, जानकारी आपको मिली है, उसके बारे में आपको समझ, तो लिख सकते हैं तथ्यों के बारे में समझ। मतलब अभी तक जो जानकारी दी गई थी, क्या उसके बारे में आपको कोई अन्य पूछता है आपसे कि गाय क्या होती है, तो आप उसके बारे में बता ले जाते हैं कि गाय ऐसे 4 पाँव होते हैं, एक पूंछ होती है, 2 कान होते हैं, 2 आँख होती है, 2 नाक होती है, एक मुंह होता है, ऐसे करके उसके कहीं कहीं गाय में सींग होती है, कहीं कहीं गाय में सींग नहीं होती है। तो इस तरह से सफ़ेद, काली, ब्राउन, जो भी कलर आप बताते हैं, उससे उसको क्या हो जाता है? आपको बोध हुआ रहता है, तभी तो अगले वाले को बता पाते हैं। तो वो क्या है? तथ्यों के बारे में आपको समझ हो गया। अनुप्रयोगात्मक, इसमें कहते हैं अमूर्त ज्ञान का प्रयोग होना। अनुप्रयोगात्मक मतलब अभी इन दोनों सारी चीज़ों के बारे में आपने बस जाना था कि गाय ऐसे ऐसे होती है, अब उसका प्रयोग कैसे करते हैं? तो कहते हैं अमूर्त ज्ञान होना। अमूर्त ज्ञान होना मतलब आप उसका प्रयोग कैसे करते हैं? तो गाय के पास जाते हैं, रियल में देखते हैं, उसके पूंछ को टच करते हैं, उसके शरीर को टच करते हैं, देखते हैं गाय इतनी बड़ी है, कहीं कहीं गाय इतनी छोटी है, कहीं मतलब छोटी, बड़ी, काली, सफ़ेद, ब्राउन, जिस कलर की भी गाय, सींग वाली, बिना सींग वाली,
बड़ी आकार, छोटी, सारी चीज़ों के बारे में अब आपको जानकारी हो गई। अब जब आपने उसका प्रयोग किया, पास में जाके देखा, फिर आपसे कोई पूछता है कि गाय को क्या आपने देखा, तो अमूर्त तरीके से, अमूर्त मतलब जो हमको दिखाई नहीं देता है, तब आप ऐसे सोच के बता सकते हैं कि गाय को मैंने देखा था तो वाकई में यहाँ पे सींग होती है। सींग तो आपको बता दिया गया था सींग होती है, लेकिन कहाँ होती है ये नहीं पता था। आप एक्चुअल अब बता सकते हैं सींग होती है गाय की, मैंने देखा है, पैर उसके ऐसे होते हैं, उस पर खुर लगी होती है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिटेल जानकारी और भी नहीं होती है, लेकिन वो देख के प्रयोग के माध्यम से वो जान लेते हैं। अब कोई पूछे उनसे तो वो विधि विधान से उसके बारे में बता सकते हैं। वो किसके अंतर्गत आएगा? अमूर्त ज्ञान के। संश्लेषण, संश्लेषण के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। ये कहता है संश्लेषण, अभी तक जो चीज़ें हमने जानी हैं उसको छोटे छोटे तथ्यों को हम बस बताएंगे, छोटे छोटे पार्ट में बताएंगे, यानी छोटे छोटे तथ्यों को बताना। मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हमको बताए गए, उसको पार्ट में, आँख का फंक्शन के बारे में, आँख उसकी बड़ी थी, ऐसे ब्राउन कलर की दिख रही थी, कहीं चमकीली थी, ऐसे ऐसे आप उस चीज़ों को एक एक पार्ट में, पैर थे, मैंने इस वाली गाय को देखा, उसका पैर इतना बड़ा था, उस वाली गाय को देखा, उसका पैर ऐसे था, इस वाली गाय को देखा तो मैंने काली थी, उस गाय को देखा तो मैंने ब्राउन थी, उस गाय को देखा। तो वो क्या करते हैं, उसके बारे में अब छोटे छोटे तथ्यों को हम बताना शुरू करते हैं, उसका अलग अलग तरह के पार्ट करके, छोटे छोटे पार्ट करके अब हम बताना शुरू करते हैं। छोटे छोटे तथ्यों के माध्यम से वो सारी चीज़ें हम बताते हैं। विश्लेषण, विश्लेषण क्या होता है भाई? यही विश्लेषण कहता है जो जो सारी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताए रहते हैं उसको अब एक सारांश के माध्यम से, मतलब उन सारे छोटे छोटे तथ्यों को अब इकट्ठे जोड़े लेना है। अभी तक हम छोटे छोटे स्टेप में उसकी कहानी बता रहे थे, अब उस कहानी को समझ लीजिए सारांश के रूप में इकट्ठे व्यक्त करना है, यानी सारे छोटे छोटे जो तत्व हैं उनको अब इकट्ठे जोड़ लेना, यानी छोटे छोटे तथ्यों को जोड़ना। अभी तक जो भी चीज सामान बिखरा पड़ा था, ये ऊपर से सारी जानकारी है, पहले ये आती है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो ये सारी चीजों को हम इसमें अब जोड़ना शुरू करते हैं। जोड़ के सारी कहानी को अब गाय के बारे में बताते हैं, उसके घास खाती है, उसके लिए एक घर बनाया जाता है, उसमें रहे, बाहर भी कई लोग रखते हैं, तो अपने अपने हिसाब से जो परिभाषा रहती है, आँख की, पैर की, छोटी बड़ी लंबी ब्राउन जो भी कलर की रहती है, आप अब उसको जोड़ना शुरू कर देते हैं, तब एक गाय का पूरी तरह पैक बनाते हैं। ठीक, अब लास्ट में आते हैं मूल्यांकन पे। जब गाय के बारे में पूरी जानकारी हो गई कि गाय कैसी थी, किस तरह से फंक्शन करती थी, किस तरह से अपना वर्क करती थी, लोग उसके साथ किस तरह से रहते थे, अब उसके बारे में हमको एक कहा जाए कि निबंध लिख दीजिए, आता है ना, तो वो निबंध लिखना किस में आता है? मूल्यांकन के अंतर्गत ही आता है। यानी सारी चीज़ों के बारे में आपने जान लिया, अब तो आपको कोई टेंशन होगा नहीं, कोई भी पूछे हमसे गाय के बारे में हम बता ले जाएंगे। तो वही कहते हैं सिद्धांत का प्रयोग। सिद्धांत लिखेंगे, सिद्धांत का बनना। अब गाय के बारे, अब चाहे तो उसके बारे में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि गाय क्या होती है, कैसे कैसे गाय कार्य करती है। तो आपसे कभी भी कोई भी गाय के बारे में पूछे, क्योंकि आपने पहले जाना, उसको समझा, फिर उसका प्रयोग करके देखा, फिर उसके एक एक पार्ट के बारे में बात किया, उन सारे पार्टों को हम इकट्ठा जोड़ के भी बात कर सकते हैं। जब सारे पार्टों को जोड़ के बात कर सकते हैं कि एक निबंध हमको लास्ट में मिलता है कि गाय के बारे में एक निबंध लिखिए, तो आप सारे चीज़ों को जोड़ के एक निबंध के रूप में आप गाय के बारे में बताते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये गायनात्मक के अंतर्गत ये जो 6 हेडिंग है, महत्वपूर्ण हेडिंग, आपको एक एक बस वर्ड ये पकड़ लीजिए। आपको, मुझे नहीं लगता है कि इतने आसान तरीके से, इतने सरल तरीके से लिखवाने के लिए तो मैं आपको पोथा लिखवा सकता था, लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं रहा कि जब आप समझे ना। मैं आपको वही चीज़ें देना चाहता हूँ जो आपके समझ में आए। तो ये महत्वपूर्ण छोटी छोटी बातों से आप जब भी देखेंगे वो लाइन पकड़ लेंगे, और एज इट इज ऐसे ही हूबहू आप लिख दीजिएगा, कोई भी चेंजेस ना करिएगा। जब भी एक बार देखेंगे ना ये वर्ड, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं भावात्मक की। भावात्मक में 5 हेडिंग है। पहला है आग्रहण। आग्रहण जानते हैं? दूसरा है, दूसरा बताइए।
प्रतिक्रिया, आकलन, चौथा संयोजन। एक और कोई मिस हो रहा है क्या? निरूपण। निरूपण ये इसके भावात्मक के अंतर्गत आती हैं सारी चीजें। भावात्मक और क्या अर्थ होता है? भावात्मक से समझ सकते हैं कि भावों के जो हमारे अंतर्निहित अर्थ हैं उसके बारे में हम क्या जानते हैं, भावों को हम समझ सके, भावों को किस तरह से अपना व्यक्त करते हैं, किस रूप में उसको जानना चाहते हैं, किस रूप में बताना चाहते हैं, वही भावात्मक के अंतर्गत आएगा। अब भावात्मक के अंतर्गत 5 हेडिंग अंतर्गत आती है। अनुदेशन शिक्षण के अंतर्गत 5 हेडिंग आती है। अब सबसे पहली हेडिंग आती है आग्रहण। आग्रहण का क्या होती है भाई? आग्रहण क्या होता है? आप कमेंट के माध्यम से चाहें तो बता सकती हैं। कोई भी, इतना मैंने लिखा है, जो भी आपको आसान लगे, ये 1 2 3 4 5 जो भी आपको आसान लगे आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप कमेंट के माध्यम से हमको बताएं, इससे हमको ऊर्जा मिलती है और हम आपको चाहते हैं कि और बेहतर से बेहतर करें, क्योंकि आप कहते हैं ना, थोड़ा सा टॉकिंग होनी चाहिए, एजुटेनमेंट होना चाहिए। बिना एजुटेनमेंट के क्लास का क्या मतलब? हम एक तरफ से फीडबैक देते रहें, उधर से फीडबैक ना मिले तो क्या मतलब? फीडबैक मिलना चाहिए ना कि हम जो पढ़ा रहे हैं हमारे विद्यार्थी इसको सीख रहे हैं। तो आग्रहण मीन्स क्या होता है? जिसको आग्रहण, आ को हटा दीजिए, उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है? नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ग्रहण, जिसको ग्रहण करने में, जिसकी ग्रहण करने की क्षमता हो, जिसको ग्रहण करने की क्षमता। हमारी क्षमता क्या होती है? अलग अलग होती है कि हम किस तरह से क्या क्या चीजें ग्रहण कर सकते हैं। तो क्या है? आग्रहण है। कहा जाता है जिसे ग्रहण करने की, जिसके पास ग्रहण करने की क्षमता हो कोई भी चीज। क्या चीज? खाना ग्रहण करने की हम बात नहीं कर रहे हैं, पानी पीने ग्रहण की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी सीखने की। अब कहा जाता है ना, ये बहुत तेज सीखता है, इसको बस एक बार सिखाइए 2 ही बार में सीख जाएगा, इसको 4 बार में बताइए 4 ही बार में सीख जाए, इसको सिखाते सिखाते थक जाएंगे, ये सीख नहीं पाएगा। तो ये क्या है? आपकी आग्रहण की क्षमता है कि कौन कितने समय में कितने व्यवस्थित तरीके से सीख लेता है, यही आग्रहण है। ठीक, तो यही कहा जाता है ग्रहण की क्षमता। मतलब कौन कितने तेजी से, कितने व्यवस्थित ढंग से किसी कार्य को दे दिया जाता है और वो कितने अच्छे ढंग से करता है, उसके अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी क्षमता है, वही बता रहा है कि ग्रहण करने की कितनी क्षमता है, वो कितने तेजी तरीके से हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं अभी, आप में से जितने लोग बैठे हैं अभी देख रहे हैं कि कितने लोगों, आप ही लोगों में कौन बहुत तेजी से सीख रहा होगा और कोई ऐसे बकोल बन के बैठा होगा, कितनों समझा ला घोगा बसंत, कौन दिक्कत नहीं, हम घोगा बसंत ही रहेंगे। भाई कुछ तो सीखो, कुछ तो सीखो। दूसरा है ग्रहण, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया भाई, प्रतिक्रिया मतलब एक्शन। कहा जाता ना, आपने हमको थप्पड़ मारा, हमने भी आपको थप्पड़ मारा, तो ये प्रतिक्रिया है। लेकिन यहाँ पे प्रतिक्रिया चेंज हो रही है, थप्पड़ मारने वाली नहीं है कि हमने आपको कुछ कहा, आपने भी हमको कुछ कहा, ये वाली प्रतिक्रिया नहीं। इसमें कहा जाता है कि हम एक दूसरे का कितने अच्छे ढंग से सहयोग करते हैं। ठीक, हम एक दूसरे का कितने अच्छे ढंग से सहयोग करते हैं। जैसे हमने आपको ऐसे आंख मारी तो समझ लीजिए कोई बात है, आपने हमारे उस आंख मारने का मतलब कुछ ना कुछ समझा कि भाई हमारे और आपके बीच कितनी अच्छी ट्यूनिंग है कि हमारे आंख मारने से कुछ आप विशेष समझ रहे हैं कि यहाँ कुछ बोल रहा है, कुछ अलग तरीके से हो रहा है, चाहे कुछ अलग समझा रहा है, इसीलिए हमको आंख मारी। यही सहभागिता है कि एक दूसरे के बीच कोरिलेशन कितना अच्छा है कि वो बिना कहे हुए, एक वर्ड कहे हुए, दिल की बात अगले वाले ने दिल की बात समझ ली, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, उसने मुस्कुरा के ही काम कर लिया भाई। तो वो क्या है? सहभागिता। तो सहभागिता किसके अंतर्गत आएगी? प्रतिक्रिया के अंतर्गत। तो ये कहा जाएगा सहभागिता, सहभागिता की इच्छा। ये सहभागिता। आकलन, आकलन करते हैं कि नहीं? आप किसी का आकलन करते हैं कि नहीं? आकलन मीन्स होता क्या है भाई? कहते हैं ना ये बड़ा अच्छा है, ये बहुत बुरा है, ये अच्छा नहीं, ये बहुत बुरा है। ठीक, तो क्या है वो? क्या है? आकलन होता है। आकलन में आप क्या देखते हैं? सबसे पहले बताइएगा
किसी का अच्छाई, किसी की बुराई, चाहे बहुत अच्छे कार्यों को सिर्फ देखते हैं या तो सिर्फ बुराई ही देखते हैं। हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हों और आप मूड बना के घर से आए हो कि कुछ पढ़ा लिया, हमको बस नोक्स ही निकालना है, नोक्स ही निकालना है, तो भाई क्या है, नोक्स ही ढूंढेंगे। तो ये आकलन है, ये आकलन है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, कितना अच्छा चीजें ढूंढ रहे हैं, कितनी बुरी चीजें ढूंढ रहे हैं। आप कहा जाता है ना, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। मतलब जो हमारी अच्छी चीजें हैं वो ग्रहण करो, हमारे अंदर जो बुरी चीजें वो मैं नहीं कहूंगा कि कभी ग्रहण करो। हमारे अंदर जो भी आपको अच्छा दिखता है वो ग्रहण कर लो, जो भी अच्छा दिखता है उसका आकलन करो, उसको देखो और उसको ग्रहण करो। तो ये कहा जा सकता है महत्वपूर्ण तथ्यों को ग्रहण। मतलब जो भी हमारे अंदर महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक, उसको ग्रहण ना करिए, एक तरह से देखिए। भाई ग्रहण कहेंगे तो कहेंगे को देखना, कहेंगे सर हमको ऐसे सिखा रहे हैं ग्रहण करने के लिए, पता नहीं हमारे लिए आज अच्छा हो, आपके लिए कल वो बुरा हो जाए, तो सर तो कहे थे। नहीं तो भाई आप देखिए, समय के हिसाब से देखिए। इसलिए मैंने इस चीज़ को चेंज कर दिया कि जो समय के हिसाब से आप देखिए भैया कि आप क्या चीज़ें हैं आपके लिए। संयोजन, अब अगली हेडिंग पे आते हैं, संयोजन। संयोजन क्या होता है? अरे भाई कहा जाता है ना, चेन एक दूसरे से संयोग से जोड़ दिया जाए, एक कार्य को दूसरे कार्य से जोड़ दिया जाए, यही तो संयोजन है। संगठन को दूसरे संगठन के साथ जोड़ दिया जाए, तो ये क्या है? संयोजन है। अगर कोई एक, हम लाख समझा रहे हैं, यहाँ से लाख समझा रहे हैं, अगला वाला बेड पे बैठे बैठे हमारे अंदर हम अच्छे नहीं हैं, हम अच्छे नहीं हैं, आप हमको ये काम नहीं किए, आप लाख ऐसे किए, हमारे साथ आप ऐसे किए हैं, आप ऐसे हैं, इतने बुरे हैं, आप इतने सेल्फिश हैं, ऐसे ऐसे बैठे बैठे बेड पे सोच रहा है। उसको कहाँ पता है कि यहाँ से हम बहुत अच्छे से उसके बारे में सोच रहे हैं, वो बेड पे लेटा लेटा सोच रहा है। भाई क्या करें, उसको हम समझा भी तो नहीं पाएंगे इस वक्त। वो समझने के लिए तैयार हो तब ना, क्योंकि हमारा और उसका संयोजन जो है वो इस समय फिलहाल ठीक नहीं चल रहा है। ग्रह दशा वास्तु जो है ठीक नहीं चल रहा है। बेड पे बैठे ही वो दिमाग लगा रहा है कि कितने हम बुरे हैं चाहे कितने अच्छे हैं, बेड पे बैठे बैठे। अरे भाई इस तरह से होता है। आप हमारे कुछ अच्छाइयों को देखो, कुछ बुराइयों को देखो, उन दोनों के बीच बैलेंस बैठाओ, देखो कि बुराई अच्छी है कि अच्छाई अच्छी है। जब बैलेंस करके देखोगे तब ना आपका संयोजन होगा। कहा जाता है कि कई तथ्यों को, जितने भी आज तक के मेरी लाइफ में साथ रहे हो, घूमे हो, बैठे हो, मैं सारे लोग जो मेरे से जुड़े हैं, मैं उन सारी की बात कर रहा हूँ। जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं, उठे हैं, बैठे हैं, वो सारी एक ही चीज़ के पॉइंट को लेकर नाराज ना हो, अच्छा मेरी एक ही अच्छाई चीज़ को लेकर खुश ना हो, वो मेरे सारे पॉइंट को देखें कि अभी तक मैंने उनके साथ क्या क्या किस तरह से कार्य किया, क्या मैंने अभी तक बुरा ही किया या अच्छा ही किया। तो उन दोनों को हम एक साथ जोड़ते हैं। तो कहा जाए सभी तथ्यों को जोड़ना, सभी तथ्यों को क्या जोड़ना, ये सारे तथ्य हैं। अब निरूपण पे आते हैं। निरूपण क्या होता है भाई? बहुत बार जो साइंस वाले स्टूडेंट होंगे इस शब्द से एकदम परिचित होंगे। अगर साइंस वाले स्टूडेंट इस शब्द से परिचित नहीं तो उनका साइंस पढ़ना बेकार है भाई, अगर निरूपण के बारे में वो नहीं जानते। प्रयोगशाला में गए हैं, प्रयोग किए ना, तो उसका निरूपण आता है ना। हाँ, ग्लूकोज कभी बनाए होंगे, कभी H2SO4 गैस निकाले होंगे, बहुत सारी चीज़ें किए आपने किया होगा। तो ये निरूपण है। निरूपण में क्या कहा जाता है कि सभी सिद्धांत अभी तक, सभी तथ्यों को देखने के बाद, सभी तथ्य अभी तक मैंने चुपचाप देखा समझा, अब हम उसकी क्या कर रहे हैं? व्याख्या कर रहे हैं। पूरे विधि विधान से उसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। तो क्या है? निरूपण। कहा जाता है सभी तथ्यों को देखने के बाद हम उस तथ्यों की व्याख्या करते हैं। सभी तथ्यों को देखने के बाद उसकी व्याख्या करना। मतलब अभी तक जितने भी तथ्य, जितने भी क्रियाएं, जितनी भी प्रतिक्रियाएं हमने चुपचाप देखी समझी, अब उसके बारे में हम विस्तृत व्याख्या करते हैं। अभी किसी सेमिनार वगैरह में जाते हैं तो किसी टॉपिक मिला रहता है तो बहुत सारे आए रहते हैं विद्वानगण, तो अपनी अपनी हिसाब से सारी चीज़ों को समझे रहते हैं और मंच के हिसाब से वो व्याख्या करते हैं। ठीक, तो वही सारी चीज़ें हैं। ये यहाँ तक जिसको आसान शब्दों में ना समझ में आए तो मैं नहीं, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं समझा पाऊंगा।
इतने शब्दों को मैं एक एक वर्ड में, पूरी कहानी को मैं एक लाइन में समेट दे रहा हूँ कि यही मूल चीज है। एकदम कपड़े धुलते हुए एकदम कहते हैं ना, निचोड़ निचोड़ के उसमें से जो मूल चीजें निकल रही हैं उसी को रख रहा हूँ जिससे आपको आसानी हो। अब आते हैं क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक। इनकी भी कई हेडिंग हैं, बता सकते हैं? एक एक करके आप बताइए, एक एक करके। प्रतिरूपण, दूसरा है कार्य क्षमता। 4 और 3 आप बताएंगे, 3 आप बताइए, 3 आप बताइए। परिशुद्धता, एक मिनट सॉरी, परिशुद्धता, परिशुद्धता 3 हो गया। स्पष्ट, 5वां बताइए, जल्दी बताइए, सब हम ही से बनवाएंगे। प्रकृतिकरण, ये प्रक्रियात्मक के अंतर्गत ये 5 हेडिंग बनती है। क्रियात्मक क्या होता है भाई? एक्शन रिसर्च आप लोगों ने पढ़ा है। क्रिया किस तरह से मनुष्य कोई कार्य करने के लिए जो भी कार्य करता है वो क्रियात्मक होता है। अपनी समस्याओं को हल करने के लिए जितनी क्रियाएं करता है वो क्रियात्मक होता है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाई वाला क्या है मेरी क्रिया। आप वहाँ पढ़ रहे हैं तो आपकी क्रिया क्या है? पढ़ाई वाली। तो यहाँ जो एज ए मैं शिक्षक वाली क्रिया में हूँ और आप शिक्षार्थी वाले क्रिया में हैं। मतलब एज ए जो चीज़ें जिस रूप में हैं, क्रिया के माध्यम से ही सीखा जा सकता है। मनोगत्यात्मक, मेरा मन जो है गत्यात्मक, यानी मन जो है गतिशील है। मन के अनुसार, मन आज आपका यहाँ क्लास में बैठे बैठे अमेरिका पहुंच जा रहा है, अमेरिका की क्रिया करने लग रहे हैं। भाई अमेरिका में ऐसे हो रहा है, बैठे तो हमारे पास हैं लेकिन मन कहीं और लगा है। लेकिन जैसी क्रिया करेंगे, अगर हमारी क्लास को ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। अगर अमेरिका में या चाहे किसी अच्छे लोगों को विचार दिमाग में बैठे हैं जो आपके खासम खास हैं तो बात अलग है, उसके बारे में सोच रहे होंगे तो अलग बात है। पिताजी के दबाव से क्लास में बैठे होंगे, चाहे अपने कुछ लालच की वजह से बैठे होंगे, दबाव में मत पढ़ा करिए, अपने स्वतः इच्छा से पढ़ा करिए, ठीक। तो प्रतिरूपण क्या होता है? प्रतिरूपण जस का तस, जिस रूप में जो जैसा रहता है उसी रूप में हम हुबहू उस चीज को सीख लेते हैं, उसी को जस प्रतिरूपण कहते हैं। जो जैसा रहता है, हमको कोई अपने तरफ से मॉडिफिकेशन नहीं करता है। न्यूटन का नियम है, न्यूटन का नियम पढ़ा हमने और न्यूटन के नियम का प्रयोग कर लिया। उसमें हम अपने तरफ से ना कुछ जोड़ते हैं ना घटाते हैं, तो वो क्या है? प्रतिरूपण है। प्रतिरूपण है, जो जैसी चीजें रहती हैं हुबहू हम उसमें कुछ जोड़ते नहीं है, घटाते नहीं, हुबहू उसी रूप में सीख लेते हैं। यानी जस का तस सीख लेना, जस तस सीख लेना, मतलब जो जैसी चीजें रहती हैं इसके बारे में हम बहुत सारी चीजें नहीं कहते हैं, उस रूप में सीख लेते हैं। कार्य क्षमता, कार्य क्षमता क्या होती है भाई? आपकी एबिलिटी, आपकी एबिलिटी, आपकी क्षमता क्या है भाई? आप शिक्षार्थी हैं, पढ़ना है आपकी क्षमता, आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। अब इसमें कहता है कि कौन इसमें से गणित बहुत अच्छा जानता है, वो आपकी क्षमता होगी। कौन विज्ञान बहुत अच्छे जाने, वो बहुत आपकी क्षमता होगी। साइकोलॉजी कौन अच्छी जानता है, वो आपकी क्षमता होगी। मतलब कहा जाता है कि हम किस तरह के साधनों का प्रयोग करके, किस तरह के अपने उपकरणों का प्रयोग करके हम अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं, अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं, अपने कौशल को बढ़ा सकते हैं। कि कौन कौन से हम उसके लिए सहयोगी कार्यक्रम ले लेते हैं, सहयोगी पाठ्यक्रम ले लेते हैं, सहयोगी उपकरण ले लेते हैं, जिससे हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाए। आपको यहाँ से कहीं दूर ट्रेवल करना हो तो साइकिल से जाना पसंद करेंगे कि हवाई जहाज से जाना जल्दी पहुँच जाएंगे? आपको दिल्ली जाना हो तो हवाई जहाज से जल्दी पहुँचेंगे या साइकिल से जल्दी पहुँचेंगे या पैदल? आपकी कार्य क्षमता क्या है भाई? पैदल जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, बाइक से जाएंगे कुछ थोड़ा सा कम वक्त लगेगा, फोर व्हीलर से कुछ कम और ट्रेन से कुछ कम। लेकिन अगर वही प्लेन से जाएंगे तो सबसे कम समय। यानी हमारी क्षमता अगर पहुंचते हैं तो प्लेन के अलग अलग क्षमता हो गई ना, वही चीजें तो कहते हैं उपकरण का प्रयोग, कार्य क्षमता का।
कार्यक्षमता के उपकरणों का प्रयोग, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा कि भाई हम अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए किन किन उपकरणों का प्रयोग करते हैं। हम अपनी क्षमता बढ़ाने की बात कर रहे हैं भाई। यहाँ स्केच से लिख रहे हैं, कॉपी मिलेगी तो इस स्केच से बराबर नहीं लिख पाएगा, पेन ही चाहिए ना, तो पेन की क्षमता हमारी वहाँ होगी कि पेन से ही हम बढ़िया लिख सकते हैं, इससे नहीं बढ़िया लिख सकते हैं। ठीक, अब तीसरा आता है परिशुद्धता। परिशुद्धता, परिशुद्धता क्या होता है भाई? कहा जाता है भाई बार बार कोई कार्य करने से उसकी शुद्धता में क्या होती है? वृद्धि होती है। बार बार हम कोई कार्य करते हैं, बार बार हम कोई कार्य करते हैं, उससे क्या होगी? हमारी शुद्धता बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। एक बार में साइकिल चलाना नहीं सीखेंगे, कुछ दूर जाएंगे गिर जाएंगे, दूसरी बार में थोड़ा सा और बढ़िया चलाएंगे, तीसरी बार में साइकिल और बढ़िया, यानी जितनी बार हम साइकिल चलाना सीखेंगे उतनी बढ़िया से चलाना सीख लेते हैं। जब एक बार साइकिलिया चलाना सीख लेते हैं ना, तो हम देखते हैं मेड़ों पर आदमी चलाता है, बंधों पर चला लेता है, एक पतला सा इतना जगह हुआ ना उसके बीचों साइकिल चलाना, यानी आपकी एक्यूरेसी परिशुद्धता इतनी अच्छी हो गई है कि आप साइकिल इतना पतला रास्ता मिल जाए ना तो भी आप वहाँ चला लेंगे। तो ये क्या है? यही पहले दिन सीखते तो इतना पतला चला पाते? कभी नहीं चला पाते। लेकिन जैसे 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 आपने कई बार उस चीज़ को दोहराया, कई बार आपने किया, तो आपके अंदर शुद्धता आ गई। यानी कह सकते हैं बार बार करने से शुद्ध होना। अस्पष्ट भाई, अस्पष्ट क्या है? अस्पष्ट होना। अस्पष्ट कोई कार्य कहते हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं स्पष्ट तरीके से, आपको चीज़ें स्पष्ट उसी रूप में समझ में आ गई, जैसा हम पढ़ा रहे हैं उसी रूप में। हम पढ़ा रहे हैं अ, आप सीख रहे हैं आ, तो ये अस्पष्ट नहीं हुआ। हम जो चीज़ें बता रहे हैं क्या वो चीज़ें ही आपको समझ में आ रही हैं, तो अस्पष्ट है, वो अस्पष्ट तरीका है, अस्पष्ट अभिव्यक्ति है। अस्पष्ट अभिव्यक्ति हेडिंग कर लेते हैं, अस्पष्ट अभिव्यक्ति, आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हम स्पष्ट क्या कर रहे हैं? आपको बोल रहे हैं, आप उसी तरीके से स्पष्ट हमको समझ रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं उसी, हम आपसे कहे क्लास में चलता है तो हम किसी को खड़ा कर देते हैं, खड़े हो जाइए, वो खड़ा होता है, उत्तर देता है, तो इससे हम संतुष्ट होते हैं भाई जो हमने पढ़ाया उसी रूप में उत्तर बता रहा है। यानी हमारी वाक जो शुद्धि थी एकदम अस्पष्ट है, वाक अस्पष्टता, वाक अस्पष्ट। अब लास्ट में आते हैं प्रकृतिकरण। प्रकृतिकरण क्या होता है? प्रकृतिकरण क्या होता है? हमारे पास जितनी भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को हम अपने अंदर समेट लेते हैं, आत्मसात्करण कर लेते हैं। समस्याओं का आत्मसात्करण, समस्याओं का आत्मसात कर लेना। यानी जितनी भी समस्याएं दिख रही थी हम उनको, भगवान शंकर जी जब समुद्र मंथन हो रहा था तो एक तरफ विष निकला तो कौन पिए तो भगवान शंकर क्या किए? उस विष को पी लेते हैं, नीला कंठ हो जाता है, इसीलिए नीलकंठ कहा जाता है। यहाँ पे भी वही बात होती है कि अभी तक हमारे पास जो भी समस्याएं आती हैं एज ए होल, उस सब चीज़ों के बारे में हम जानते रहते हैं और उसको आत्मसात अपने अंदर उस समस्या का हल रखते हैं। यानी ऐसी कोई समस्या नहीं बची होगी जिसका हम हल न कर लें अपनी क्रिया के माध्यम से, अपनी मनोगत्यात्मक क्रिया के माध्यम से। ऐसी विश्व में कोई समस्या नहीं बची है जिसकी समस्या का हम हल ना कर सकें। तो वही कह रहा है कि उस समस्याओं को जब हम आत्मसात करते हैं, तो आत्मसात मतलब उस समस्या को हम सीख लिए हैं, जान लिए हैं, उसका हम निराकरण भी कर चुके हैं, तो वही आत्मसातीकरण हो जाता है, प्रकृतिकरण हो जाता है। तो ये तो था अभी तक शिक्षण के बारे में, अनुदेशन के बारे में। पूछा जाए सबसे पहले प्रश्न अनुदेशन को किसने दिया? ब्लूम की टैक्सोनॉमी में। ये कई लोगों ने दिया है, लेकिन ये जो किसके अंतर्गत है? तो आप कहेंगे ब्लूम के। ये सारे प्रयोग किसी न किसी शब्द के रूप में, एक एक पॉइंट के रूप में आपका एग्जाम में रहता है। सीटेट वाले भाई ध्यान से देखें, ठीक। तो अभी तक क्लास हमारी लगता है कि सारे लोगों को समझ में आ गई होगी। अभी तक जिन लोगों ने इस क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देखा नहीं है, उसको देख लें, ठीक। और स्क्रीनशॉट ले लें। मैं 1 मिनट के लिए हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। और बाकी धन्यवाद।